पिताजी, आकाश सफेद टुकड़ों में टूट के गिर रहा है, मदद करो। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में चांदनी चौक नाम का एक खूबसूरत गांव था। वहां की सर्दियां बहुत गर्म होती थीं और गर्मियों में तो मानो सूर्य देवता कहर ही बरसा देते थे। अंकल रामू इतनी तेज गर्मी में भी हर रोज की तरह चाय पीने निकल पड़ते हैं। चीयर्स टू चाय, एक लौती चीज जो मुझसे भी ज्यादा हॉट है। ओह चाय, तुम मुझे समझती हो। तुम मुझे 3 चम्मच चीनी डालने के लिए जज नहीं करती। तुम तब भी शिकायत नहीं करती जब मैं तुम्हारे अंदर अपना बिस्किट 1 से ज्यादा बार डुबोता हूं। तुम मेरे थेरेपिस्ट जैसी हो, लेकिन सस्ती और स्वादिष्ट। एक दिन अचानक ही आसमान में बादल घिर आते हैं और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर गिरने लगते हैं। ये अद्भुत नजारा देखकर गांव के लोग खुश हो जाते हैं और बर्फ में खेलने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा गांव बर्फ की मोटी चादर में ढक जाता है। इंसान हो या जानवर, हर कोई ठंड से कांपने लगता है। गांव के लोग आसपास के शहरों से गर्म कपड़े खरीद के लाते हैं। वे छोटे छोटे अलावों के आसपास इकट्ठे होकर गर्माहट लेने की कोशिश करते हैं। कड़ाके की ठंड वाली एक सुबह आंटी मीरा अपना मशहूर आम का अचार बनाना शुरू करती है। कोई अंदर है क्या? ऐसा लगता है जैसे मैं आम की बजाय एक क्रिकेट बॉल पकड़े हुए हूँ। हाय रे मेरी किस्मत, अचार बनाने के लिए पहली बार हथौड़ी की जरूरत पड़ेगी। अरे तो तुम उन आमों में से एक हो, है ना? बहादुर आम। हाँ, सोचते हो कि तुम मुझसे होशियार हो? मैं तब से अचार बना रही हूं जब तुम पेड़ पर फूल भी नहीं थे। थोड़ा सम्मान दिखाओ। आंटी आमों को गरम तेल में डाल के मुलायम करने की कोशिश करती हैं। हे भगवान, तुम बर्फ जैसे ठंडे क्यों हो? तुम तेल हो, कुल्फी नहीं। क्या तुम फ्रोजन 3 के लिए ऑडिशन देने की कोशिश कर रहे हो? अब क्या, जमी हुई हल्दी, बर्फीली मिर्च, ये शीत लहर तो मेरे रसोई को आर्किटेक्ट बनाने पर तुली हुई है। आंटी मीरा कढ़ाई को अलाव के पास लेकर जाती हैं। ठीक है मेरे ठंडे दोस्त, चलो देखते हैं कि क्या थोड़ी सी अलाव की गर्मी तुम्हें पिघला सकती है। इतनी देर हो गई, ये तेल तो पिघल ही नहीं रहा। आओ पिघलो जल्दी। मुझे जमी हुई तेल की कड़ाही की देखभाल करने के अलावा और भी बहुत काम है। हे मेरे ईश्वर, क्या दुनिया पूरी तरह से उलट पुलट हो गई है? अलाव बर्फ की मूर्ति में बदल रहा है। यह किस तरह का सर्दियों का जादू है? उधर रामू अंकल पहुंच जाते हैं चाय स्टॉल पर, ठंड में चाय का मजा लेने। अरे ये चाय तो जम के आइसक्रीम बन गई। गरम गरम चाय बनी बर्फ का गोला गोला, मेरा दिल खुशी से डोला डोला। रामू अंकल बच्चों में ढेर सारी चाय बर्फ बांट देते हैं। बच्चे खुशी से चीखते चिल्लाते चाय बर्फ लेकर जमे हुए गांव के तालाब की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जमा हुआ गांव का तालाब बच्चों की हंसी और उत्साह से गूंजने लगता है। वे चाय बर्फ को बॉल बनाकर आसपास पड़ी टहनियों से मारने लगते हैं, मानो आइस हॉकी खेल रहे हों। ऐसा अद्भुत खेल देखकर आसपास खड़े गांव के लोग ठहाके मार मार के हंसने लगते हैं। बच्चों का रचनात्मक खेल ठंडे और चुनौतीपूर्ण माहौल में खुशियां भर देता है। पटेल दादी ने ठंड से बचाने के लिए गांव की सभी गायों के लिए स्वेटर बुनने शुरू कर दिए। हाय दया, नजर ना लग जाए, स्वेटर पहन के एकदम हीरोइन लग रही हो। गांव के बच्चों ने पहला चांदनी चौक शीतकालीन ओलंपिक आयोजित करने का फैसला किया। बच्चे गांव के चौक में इकट्ठा हुए, जहां जमीन पर मोटी बर्फ की परत थी। पहला खेल था स्नोमैन बनाने का। हंसी के ठहाकों की गूंज के बीच उन्होंने बड़े बड़े बर्फ के गोलों से स्नोमैन का शरीर बनाना शुरू किया। कुछ स्नोमैन की नाक गाजर की थी, आंखें बटन की और शॉल बेखबर परिवार के सदस्यों से उधार ली गई थी। कुछ स्नोमैन ज्यादा सुंदर थे, जिनके हाथों की जगह टहनियां और बालों की जगह पत्ते थे। एक टीम ने तो बर्फ का भैंसा ही बना दिया, जिसके सींगों की जगह टहनियां थीं। उसे देखकर सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए।
शीतकालीन ओलंपिक की मुख्य विशेषता भव्य बर्फ के गोलों की लड़ाई थी। बर्फ के गोलों की लड़ाई जल्दी ही पूरे गांव के बच्चों के बीच फैल गई। यह है बर्फीले खेलों की बस्ती, आओ करें कुछ मस्ती। यहाँ तक कि कुछ बड़े भी खुद को शामिल होने से नहीं रोक सके, जिससे ये खेल कई पीढ़ियों के मजेदार उत्सव में बदल गया। बच्चों ने अपने एक कार्यक्रम के लिए गांव के भैंसों की मदद लेने का फैसला किया। उन्होंने रस्सियों से लगाम बनाई और उन्हें लकड़ी की स्लेज से बांध दिया। भैंसों ने खुशी खुशी स्लेज खींचना शुरू किया। बच्चों ने उत्साह और आशंका के मिश्रण के साथ बारी बारी से भैंसों द्वारा खींची गई स्लेज की सवारी की। इस नजारे को देखकर दर्शक जोर जोर से हंसने लगते हैं। भैंसों ने अपनी आरामदायक गति से चलते हुए दर्शकों के ध्यान का खूब आनंद लिया। चांदनी चौक में ठंड की लहर, जो शुरू में हंसी और नवीनता लाई थी, जल्द ही वास्तविक चिंता का विषय बन गई। लंबी ठंड का प्रभाव फसलों पर पड़ने लगा। ये ठंड का दौर हमें बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, लेकिन हमें अपनी फसलों को बचाने के लिए कोई योजना बनानी होगी। गांव के मवेशी जैसे गाय, बकरियां और भैंसें ठंड के कारण परेशान होने लगीं। अगर मेरी मोनी कुछ नहीं खाएगी तो दूध कैसे देगी? गांव वाले जो भी कपड़े उन्हें मिल सके उन्हें पहनकर सामुदायिक हॉल में इकट्ठा हो गए। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। जिसको भी कंबल या खाने की जरूरत हो मुझे बताएं। बच्चे ठंड से कांपते हुए अपने माता पिता से गर्माहट लेने की कोशिश करते हैं। भैंसें भी कांपती ठंड में गर्माहट पाने के लिए एक दूसरे से सटकर बैठ जाती हैं। थोड़ी देर में वहां गांव के सरपंच आ जाते हैं। वो सब गांव वालों को संबोधित करते हुए बोले, हमारी फसलें जम रही हैं और हमारे जानवर ठंड से मर रहे हैं। हमें एक समाधान चाहिए और वह भी जल्दी चाहिए। विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए गए। कुछ ने अधिक लकड़ियां जलाने का प्रस्ताव रखा, जबकि अन्य ने फसलों की रक्षा के लिए एक ग्रीन हाउस बनाने का सुझाव दिया। लेकिन प्रत्येक विचार या तो जल्दी लागू करने के लिए बहुत कठिन लगा या ठंड की गंभीरता से लड़ने के लिए अपर्याप्त। सभी की निगाहें गांव के सबसे बुद्धिमान बुजुर्ग दादा हरि पर टिक गईं। क्यों ना हम अपने ही गर्म झरनों की गर्मी का उपयोग करें। हम गर्म पानी को गांव की ओर मोड़ सकते हैं। कल्पना करें कि हमारे पास भाप के कमरे, नहाने के लिए गर्म पानी और यहां तक कि हमारी फसलों और जानवरों के लिए भी गर्म पानी होगा। दादा हरि की बात सुनकर गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। सरपंच जी गांव वालों के साथ गर्म झरने के पास पहुंचते हैं। गांव वाले तुरंत हरकत में आ गए। सामग्री इकट्ठा करने और निर्माण शुरू करने के लिए टीमों का गठन किया गया। गांव वालों ने पास के जंगल से लंबे, मजबूत बांस के डंडे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बांस को इसके प्राकृतिक खोखले ढांचे के कारण चुना गया, जो अस्थायी पाइप बनाने के लिए आदर्श था। कुल्हाड़ी, चाकू जैसे उपकरणों का उपयोग करते हुए गांव वालों ने सावधानी पूर्वक बांस के डंडों को टुकड़ों में काटा और उन्हें अंत से अंत तक जोड़ा। उन्होंने रिसाव को रोकने के लिए जोड़ों को प्राकृतिक किशमिश से सील किया, जिससे एक नेटवर्क बना जिसमें बांस के पाइप गर्म झरनों से लेकर गांव के केंद्र तक फैले हुए थे। गांव वालों ने छोटे छोटे गड्ढे खोदे और उन्हें चिकने पत्थरों से पक्का किया। फिर उन्होंने गर्म झरने के पानी को इन गड्ढों में निर्देशित किया, जिससे ये गर्म और स्वागतपूर्ण स्नान स्थल बन गए। फिर गांव वालों ने कुछ पुलों के चारों ओर छोटी छोटी झोपड़ियां बनाईं। गांव वालों ने इन झोपड़ियों को गर्म झरने के पानी से भरा, जिससे भाप के कमरे बन गए। बच्चे पूल में खेलने लगते हैं। उन्हें देखकर रामू अंकल भी पूल में नहाने लगते हैं। खाना बनाने के लिए गांव वालों ने सूखी लकड़ी से जलती आग पर बड़ी कढ़ाइयां रखीं।
उन्होंने गर्म झरने के पानी को बांस के पाइपों के माध्यम से इन कढ़ाइयों में निर्देशित किया, जिससे निरंतर गर्म पानी की आपूर्ति बनी रही। ठंड की लहर अंततः समाप्त हो गई, लेकिन चांदनी चौक के गांव वालों ने एक दूसरे के साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करने के नए तरीके खोज लिए थे, वो भी हंसते हुए रचनात्मकता से। अरे भाई, देखो कौन छुट्टी से वापस आया है। छुट्टी का मजा आया मिस्टर सूरज? ओह, शांत रहने का खेल खेल रहे हो, है ना? मुझे लगता है तुम किसी गर्म द्वीप पर धूप सेंक रहे थे जब हम यहाँ ठंड से कपकपा रहे थे। धूप वाले दिनों और गर्म चाय के लिए चीयर्स सूरज।